हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 9 के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में सिविक्स पढ़ेंगे और इसमें लेसन नंबर 4 है। तो क्लास 9 सोशल साइंस और इसमें हम लोग सिविक्स पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 4 और हमारा लेसन नंबर जो 4 है वो है संस्थाओं के कामकाज। संस्थाओं के कामकाज। तो यहाँ पर लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे कि संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी संस्था किस कार्य का, किस उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के अधिकार कार्य शक्तियां, प्रधानमंत्री के अधिकार कार्य शक्तियां, ये सारी चीजें हम लोगों ने लॉन्ग के आंसर में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कुछ लघु के क्वेश्चन, जिसमें जो फर्स्ट है वो है कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा टॉपिक है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि राजनीतिक संस्थाओं का होना लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो विश्व का एक विशालतम लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, जितने भी विश्व के लोकतांत्रिक देश हैं, उन सभी देशों में निर्णयों को लेने, निर्णयों को लागू करने तथा निर्णयों पर होने वाले विवादों के परिप्रेक्ष्य में ये देखने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है, के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। यानी जो संस्थाएं होती हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो निर्णय लेने और निर्णय को लागू करने तथा विवादों का निपटारा करने के लिए 3 संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है वो कार्य करती है। तो इस तरीके से यदि हम लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो राजनीतिक संस्थाओं का होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसमें जो है जितने भी फैसले लिए जाते हैं लोगों की सहमति के हिसाब से लिए जाते हैं, लोगों का इसमें विचार जाना जाता है। सबके विचार जानने के बाद ही कोई नीति या नियम कानून यहाँ पर पारित किया जाता है, बनाया जाता है। तो इस लिहाज से यदि हम देखें तो राजनीतिक संस्थाओं का होना लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। इन्हीं व्यवस्थाओं को राजनीतिक संस्था कहा जाता है। इन संस्थाओं में हम लोग देखते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सम्मिलित होते हैं। इन संस्थाओं के बिना लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर सकता, क्योंकि संस्थाओं के अभाव में जो हम जिस लोकतंत्र की, आदर्श लोकतंत्र की व्यवस्था की बात करते हैं तो कहीं न कहीं वो व्यवस्था हमारी लचर हो जाती है। हम 2 तरीके से इसको देख सकते हैं, एक तो तानाशाही और दूसरा लोकतंत्र। तो इसमें हम देखेंगे कि तानाशाही में एक व्यक्ति जो शासक है, जो जनता द्वारा नहीं चुना गया है, राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत है, वो तानाशाह है। तानाशाह इसलिए क्योंकि उस पर कोई वो अंकुश नहीं है, वो निरंकुश है और जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो स्वयं उसका फैसलों का उपभोग करता है, स्वयं ही सारा कुछ करता है। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में जो है वो कहीं न कहीं जनता के विचार विमर्श को जानने के बाद ही सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं की जाती है। तो इस तरीके से और ये सारे जो नीति नियम कानून जो बनते हैं वो संस्थाओं के माध्यम से ही बनते हैं, संस्थाओं से ही सब कुछ संभव है। यानी एक आदर्श लोकतंत्र की यदि बात करें तो संस्थाओं का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरीके से जो है संस्थाओं का होना बहुत आवश्यक। तानाशाही में व्यक्ति अपने हिसाब से करता है, सब कुछ अपने तरीके से करता है, वो किसी की राय नहीं जानना चाहता, वो
किसी भी विधेयक को पारित करने में किसी भी जो है परामर्श की आवश्यकता नहीं होती, सलाह की जरूरत नहीं होती, कोई सलाहकार नहीं होता है। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। लोकतांत्रिक देशों में सारे नीति नियम कानून जो है वो परामर्श आपसी सहमति के हिसाब से ही बनता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि संसद का गठन का उल्लेख। संसद का गठन, संसद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भारतीय संसद है, जो भारतीय संसद है, तो इस संसद में 3 अंग हैं। यदि अंग की बात करें हम तो 3 अंग हैं। 3 अंग में हम लोगों ने देखा था कि तीसरा हमारा जो अंग है वो राष्ट्रपति है, लोकसभा, राज्यसभा, दूसरा अंग है वो राज्यसभा, और तीसरा अंग जो है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन यदि सदन की बात करें हम तो सदन में केवल 2 ही सदन हैं, एक प्रथम सदन और द्वितीय सदन। तो प्रथम सदन लोकप्रिय सदन है, ये उच्च सदन है, ये अस्थायी सदन है। जो द्वितीय सदन राज्यसभा है ये एक स्थायी सदन है, और इसके ये जो है एक निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। शक्तिशाली जो है वो लोकसभा को बनाया गया है। तो इस तरीके से 2 सदन यहाँ पर जो है वो काम करते हैं। लेकिन यदि अंग की बात करें तो अंग में तीसरा अंग जुड़ जाता है राष्ट्रपति का। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि आधुनिक लोकतंत्र में संसद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि संसद जो है हमारे यहाँ कानून निर्माण का कार्य करता है। लोकतांत्रिक देशों में कानून बनाने का जो है निर्णय लेना और निर्णय को लागू करने की व्यवस्था जो है यहाँ से शुरू होती है। तो संसद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अधिकतर बड़े देशों में संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इसे चैम्बर या सदन कहते हैं। जैसे हमने बात की थी सदन के बारे में, तो इसे चैम्बर भी कहते हैं, इसे चैम्बर भी कहते हैं। फर्स्ट चैम्बर और सेकंड चैम्बर, ठीक ना, फर्स्ट चैम्बर और सेकंड चैम्बर, यानी सदन। हमारे यहाँ सदन होता है, विश्व के अन्य देशों में चैम्बर की बात होती है, लेकिन अपने यहाँ सदन होता है। इस तरीके से भारतीय संसद के बारे में देखें तो भारतीय संसद 2 हिस्सों में 2 सदन है इसके, लोकसभा और राज्यसभा। अब हम लोकसभा के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो सामान्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। ये लोकप्रिय सदन कहलाता है क्योंकि इसके सदस्य जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा, जितने भी वयस्क मताधिकार स्त्री पुरुष हैं वो सभी जो है मत जो है देते हैं, अपना वोट डालते हैं, कीमती वोट डालते हैं। उसके बाद उनके सदस्यों की नियुक्ति होती है। ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से ही अधिकारों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा कि लोकप्रिय सदन भी इसको कहते हैं, लोकप्रिय सदन, क्योंकि जनता का यह प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा। और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो सांसद कहलाते हैं। इस तरीके से लोकसभा। अब हम बात करते हैं द्वितीय सदन की, राज्यसभा की। तो राज्यसभा एक उच्च सदन है, उच्च सदन है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो इस सदन के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और संसद के कुछ विशेष कार्य करते हैं। इसे राज्य क्षेत्र और संसदीय इकाइयों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त होता है। ये एक स्थायी सदन भी कहलाता है क्योंकि 2/3 सदस्य इसके प्रति 2 वर्ष के बाद जो है वो अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन करके आ जाते हैं, इसलिए ये स्थायी सदन भी कहलाता है। और यदि हम बात करें तीसरे अंग की, तो तीसरे अंग का जो चुनाव होता है इसमें लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं या जो राज्य है, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिल करके और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो तीसरा अंग बनता है। यदि विधेयक निर्माण की बात करते हैं तो विधेयक पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा,
यदि राज्यसभा में पहले पारित होता है तो लोकसभा में जाएगा। जब दोनों सदनों में विधेयक जो है बहुमत से पारित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो विधेयक कानून बन जाता है। इस तरीके से व्यवस्था है। तो यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का अंग होता है, ये किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसके हस्ताक्षर तथा सहमति के बाद ही कोई कानून पारित किया जा सकता है या लागू किया जा सकता है। बहुमत संसद का गठन, जब संसद का गठन होता है तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर के जो है वो एक भारतीय संसद का रूप ले लेते हैं। तो इस तरीके से भारतीय संसद का निर्माण होता है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।